सिर्फ एक चम्मच चीनी, वजन रफली 4 ग्राम। ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है कि एक घर की 3 साल तक की बिजली की जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन सिर्फ तब जब वो चीनी यूरेनियम हो। नमस्कार दोस्तों, और आज फैक्टिफाइड पर हम समझेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी असल में बनती कैसे है और कैसे काम करता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी पूरी डिटेल में एटम्स के लेवल तक। फैक्टिफाइड हिंदी पर हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, तो अगर आप भी इसे दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और पेज को फॉलो करना ना भूलें। खैर, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूरेनियम से हम इतनी एनर्जी कैसे बना लेते हैं, वो एनर्जी बिजली में कन्वर्ट कैसे होती है, और इतनी एनर्जी पैदा करने वाले इस सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो तब क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सवाल, एनर्जी आती कहां से है? तो एनर्जी या फिर ऊर्जा के कई सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हवा, नदियां, सूरज या फिर कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन इन सभी का मकसद आखिरकार एक ही होता है, और वो होता है जनरेटर को घुमाना। नॉर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ कोल, गैस या फिर ऑयल जैसे फ्यूल्स को जलाकर हीट पैदा की जाती है। लेकिन फ्यूल जलाने से हीट पैदा कैसे होती है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंबशन, जिसमें फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और वाटर यानी कि H2O। और इसी तरह पुराने बॉन्ड से टूटने और नए बॉन्ड्स के बनने से फ्यूल की केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। फिर इस हीट से पानी को उबाला जाता है, जो भाप यानी कि स्टीम में बदल जाता है। अब पानी का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि गर्म होकर भाप बनते ही वो लगभग 1700 गुना फैल जाता है। ये एक्सपेंशन हाई प्रेशर पैदा करता है और यही हाई प्रेशर टरबाइन को घुमाता है और फिर जनरेटर बिजली बनाता है। सिंपल है ना? अब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कुछ ऐसा ही होता है। पानी भी उबलता है, स्टीम भी बनती है और टरबाइन की मदद से बिजली भी बनाई जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क ये होता है कि यहाँ हीट फ्यूल को जलाकर नहीं बल्कि एटम्स को तोड़कर पैदा की जाती है। अब एटम, जैसा कि आप भी जानते होंगे, कि किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसे आप एक छोटी सी गेंद की तरह समझ सकते हैं, जिसके बिल्कुल बीच में होता है इसका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से और भंडार होता है बेशुमार एनर्जी का। इसे जब तोड़ा जाता है तो बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। लेकिन याद रहे कि हर एटम का न्यूक्लियस आसानी से नहीं टूटता। कुछ खास तत्व ही होते हैं जिनका न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल होता है कि उसे ब्रेक किया जा सके। ऐसा ही एक तत्व है यूरेनियम 235। जब यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस टूटता है तो एक ही फिशन इवेंट में निकलने वाली एनर्जी किसी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी के कंपैरिजन में 20 करोड़ गुना ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक एटम को तोड़ा कैसे जाता है? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक बेहद ही छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इसी वजह से ये आसानी से यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर घुस सकता है। रिएक्टर के अंदर जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से टकराता है तो यूरेनियम उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे यूरेनियम का एटम अनस्टेबल हो जाता है और 2 हिस्सों में टूटकर एनर्जी पैदा करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब ये एटम टूटता है तो उसमें से 2 या 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और ये नए न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं, जिससे वो एटम्स भी टूट जाते हैं। अब इनके टूटने से और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और फिर वो और एटम से टकराते हैं और फिर और न्यूट्रॉन्स, और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसी को दोस्तों साइंस में चेन रिएक्शन कहते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन सकता है। यही कारण है कि इस चेन रिएक्शन को एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है ताकि लगातार हीट मिलती रहे और सुरक्षित तरीके से बिजली बनाई जा सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर एक न्यूट्रॉन से शुरू हुई ये चेन रिएक्शन लगातार चलती है तो रिएक्टर किसी बॉम्ब की तरह फटता क्यों नहीं? तो दोस्तों, यही तो है न्यूक्लियर रिएक्टर की असली इंजीनियरिंग, जिसका सबसे बड़ा चैलेंज हीट बनाना नहीं होता बल्कि पैदा होने वाली हीट को कंट्रोल करना होता है। इसीलिए रिएक्टर के अंदर हर सेकंड न्यूट्रॉन्स का हिसाब रखा जाता है। कौन सा न्यूट्रॉन आगे जाएगा और कौन सा यही रुक जाएगा, इस विज्ञान को न्यूट्रॉन इकोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों, एक न्यूक्लियर रिएक्टर वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्टर में 4 बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इनमें पहला कंपोनेंट है फ्यूल रॉड्स, जिनका काम होता है यूरेनियम के छोटे छोटे पैलेट्स को रॉड्स में होल्ड करना और रिएक्टर में हीट को प्रोड्यूस करना। फिर आती है कंट्रोल रॉड्स, जो बोरॉन या सिल्वर जैसे मटेरियल से बनी होती हैं, जो न्यूट्रॉन्स को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब अगर रिएक्शन फास्ट करना हो तो इस रॉड को बाहर निकाला जाता है, जिससे ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, और अगर इसे स्लो या फिर बंद करना हो
तो इस रॉड को अंदर डाल दिया जाता है। यानी कि सही मायने में ये कंट्रोल रॉड्स एक रिएक्टर में रेस और ब्रेक दोनों का काम करती हैं। फिर आता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर, जिसका काम न्यूट्रॉन्स को रोकना नहीं बल्कि उन्हें धीमा करना है। फिशन से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स बहुत स्पीड से चलते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि कई बार वो एटम से टकराकर निकल जाते हैं। मॉडरेटर इन्हीं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है ताकि वो अगले यूरेनियम एटम को आसानी से तोड़ सके और ये चेन रिएक्शन लगातार चलती रहे। ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पानी ही मॉडरेटर का काम करता है, लेकिन कुछ रिएक्टर्स में इसकी जगह हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मॉडरेटर कौन सा होगा ये डिपेंड करता है रिएक्टर के डिजाइन पर। इसके बाद आखिर में आता है कूलेंट का काम, जो इस रिएक्शन से पैदा होने वाली हीट को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का काम करता है, जिससे टरबाइन को पावर करने वाली स्टीम बनती है। टरबाइन से निकलने के बाद ये स्टीम एक कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर के अंदर ठंडे पानी से भरी हजारों पाइपें होती हैं। इन पाइप्स के कांटेक्ट में आते ही गर्म स्टीम दोबारा ठंडी होकर पानी बन जाती है और यही पानी फिर से स्टीम जनरेटर में भेज दिया जाता है, जहां इसे दोबारा गर्म करके इसकी भाप बनाई जाती है। यानी कि रिएक्टर के अंदर यही पानी बार बार घूमता है और इसी वजह से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी की बर्बादी कम होती है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने अब तक समझा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर की सबसे बड़ी चुनौती हीट पैदा करना नहीं बल्कि उसे हर पल कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स आगे बढ़ गए तो चेन रिएक्शन बेकाबू होकर रिएक्टर की पावर को कुछ ही सेकंड्स में कई गुना बढ़ा सकती है। 1986 में चेरनोबिल हादसे में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान कई सुरक्षा प्रणालियों को बंद कर दिया गया। ऑपरेटर्स ने कई गंभीर गलतियां की और रिएक्टर डिजाइन की खामियों की वजह से उसकी पावर अचानक से बेकाबू हो गई। नतीजा एक भीषण एक्सप्लोजन। ऐसे हादसों से बचने के लिए मॉडर्न रिएक्टर्स में कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है। अगर मॉनिटरिंग सिस्टम्स को जरा भी लगे कि रिएक्टर की पावर सुरक्षित सीमा से बाहर जा रही है तो तुरंत स्क्रैम एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे रिएक्टर इमरजेंसी में तुरंत शटडाउन हो जाता है। स्क्रैम एक्टिवेट होते ही कंट्रोल रॉड्स कुछ ही सेकंड्स में रिएक्टर कोर के अंदर चली जाती है और ज्यादातर फ्री न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करके चेन रिएक्शन लगभग रोक देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिएक्टर बंद होने का मतलब ये नहीं कि उसकी हीट भी तुरंत खत्म हो गई। फिशन रुकने के बाद भी फ्यूल रॉड्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगातार टूटते रहते हैं और हीट पैदा करते रहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे डीके हीट कहा जाता है। रिएक्टर के बंद होने के बाद शुरुआत में ये 6 से 7% तक हो सकती है। इसीलिए रिएक्टर के बंद होने के बाद भी कूलिंग सिस्टम का चलता रहना जरूरी होता है। अगर ये कूलिंग बंद हो जाए तो फ्यूल रॉड्स जरूरत से ज्यादा गर्म होकर पिघल सकती हैं, जिसे न्यूक्लियर मेल्टडाउन कहा जाता है। 2011 में जापान के फुकुशिमा में भी यही हुआ था। भूकंप और सुनामी के बाद रिएक्टर तो स्क्रैम की मदद से बंद हो गया था, लेकिन बिजली और बैकअप जनरेटर्स दोनों के ही बंद हो जाने से कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर पाया। नतीजा चेन रिएक्शन नहीं बल्कि डीके हीट ने फ्यूल को नुकसान पहुंचाया और मेल्टडाउन हुआ। अब दोस्तों, अलग अलग रिएक्टर्स में अलग अलग तरह के फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ यूरेनियम 235 पर चलते हैं, कुछ प्लूटोनियम पर या फिर मॉक्स फ्यूल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जबकि नई पीढ़ी के कई रिएक्टर्स थोरियम पर भी काम कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात ये है कि जहां एक 1000 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर पूरे साल में सिर्फ 20 से 30 टन नया फ्यूल इस्तेमाल करता है, वहीं इतनी ही बिजली बनाने के लिए एक कोल पावर प्लांट को 20 से 30 लाख टन कोल जलाना पड़ता। और दोस्तों, यही एफिशिएंसी न्यूक्लियर एनर्जी की असली ताकत है। सिर्फ एक यूरेनियम फ्यूल पैलेट जो आकार में लगभग आपकी उंगली के नाखून जितना होता है, करीब 1 टन कोल, 139 गैलन ऑयल या फिर 17,000 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के बराबर एनर्जी पैदा कर सकता है। और बात रही न्यूक्लियर वेस्ट की, तो ये भी पूरी तरह से बेकार नहीं होता। कई देशों में इस्तेमाल हो चुके फ्यूल को रिप्रोसेस करके उसका बचा हुआ यूरेनियम और प्लूटोनियम दोबारा फ्यूल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी हाई लेवल वेस्ट को सुरक्षित कंटेनर्स में दशकों तक स्टोर करके रखा जाता है। यानी कि दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर की ये कहानी सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूल सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग का एक ऐसा मेल है जिसने इंसान को एटम के अंदर छिपी हुई एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया। और शायद यही वजह है कि आज भी न्यूक्लियर एनर्जी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे विवादित एनर्जी सोर्सेज में गिना जाता है। तो जैसा कि हमने समझा कि एक तरफ न्यूक्लियर एनर्जी बेहद कम फ्यूल से करोड़ों घरों को बिजली दे सकती है और कार्बन एमिशंस को भी बहुत कम करती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सेफ्टी, कॉस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहस आज भी जारी है। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी न तो कोई जादुई समाधान है और न ही एक खतरा, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी ताकत और जिम्मेदारी दोनों ही बहुत बड़ी है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड के साथ। मैं था आपका होस्ट अमर और वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।